नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम से संबंधित है, जो कि सहायक कुल सचिव परीक्षा में तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में पूछा जाता है। आज हम लोग सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ के बारे में बात करेंगे, जनरल प्रोविडेंट फंड। यह 1985 में इसकी नियमावली बनाई गई थी, और ये नियमावली इसलिए बनाई गई थी कि चूंकि फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 5 पार्ट 1 में लिखा गया है कि वित्त विभाग जीपीएफ की नियमावली बनाएंगे, क्योंकि सामान्य भविष्य निधि के संबंध में मूल नियम 16 में उल्लेख किया गया है। जब मूल नियम 16 की बात आती है तो फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 पार्ट 2 to 4 का मूल नियम 16 है, जिसमें सामान्य भविष्य निधि का उल्लेख किया गया है। पेपर में कभी भी आ सकता है कि बताइए किस वित्तीय पुस्तिका में फाइनेंशियल हैंडबुक का उल्लेख है। तो फाइनेंशियल हैंडबुक 2 to 4 के मूल नियम 16 और फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 5 पार्ट 1 के प्रस्तर 381 से 393 के बीच में ये जीपीएफ के बारे में चर्चा की गई है, और इसी के अंतर्गत ही महामहिम राज्यपाल महोदय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अंतर्गत समान भविष्य निधि नियमावली का निर्माण किया है। विगत वर्षों में विभिन्न आयोगों के द्वारा जीपीएफ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अवश्य कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी पिछले 3 असिस्टेंट रजिस्ट्रार में जीपीएफ पे प्रश्न नहीं किया है, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि हो सकता है इस बार ये प्रश्न पूछ ले, क्योंकि इस बार की सहायक कुल सचिव की परीक्षा विगत वर्षों की तुलना में टफ कंपटीशन रहेगा, और इस कंपटीशन को टफ होते हुए देखते हुए मैंने सोचा कि ऐसा कोई टॉपिक न छूटे वित्तीय नियमावली में जिससे कि आप उससे वंचित रह जाए। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए 8 में से 5 क्वेश्चन करने का, बहुत अच्छी प्रकार से करने का। इसलिए मैंने अब सामान्य भविष्य निधि पर वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि कम से कम इसके 3 भाग होंगे वीडियो के, कम से कम। आज मैं पहला भाग बना रहा हूं, और ये भाग अब मैं प्रश्न उत्तर के स्थिति से बना रहा हूं, क्योंकि विगत वर्षों में ये प्रश्न आए हुए हैं लोक सेवा आयोग में सहायक कुल सचिव परीक्षा में। तो पहला प्रश्न देखिए, अभिदाता की अध्यक्षता सेवानिवृत्ति की आयु से कितने माह पूर्व जीपीएफ में अवदान की कटौती बंद कर दी जाती है। ये आ चुका है, तो आप देखिएगा, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग एनपीएस में आते हैं, तो आप लोग की कोई रुचि भी नहीं होगी समान भविष्य निधि में। इसलिए संभावना है कि आपसे प्रश्न का उत्तर भी गलत हो जाए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उस नियमों से आच्छादित नहीं होता है तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप एनपीएस में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा और जीपीएफ रूल पर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि एनपीएस में जीपीएफ करता ही नहीं है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए नियमावली के बारे में, अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य है कि अभिदाता की अध्यक्षता सेवानिवृत्ति आयु से कितने माह पूर्व जीपीएफ में अवदान की कटौती बंद कर दी जाती है। तो ध्यान रहे, सेवानिवृत्ति या अध्यक्षता आयु पूर्ण करने के 6 माह पूर्व अवदान की कटौती बंद की जाती है। जो सब्सक्रिप्शन होता है, जो आप अपना चंदा देते हैं और जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अवदान का मतलब जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो बंद कर दिया जाता है 6 माह पहले। निधि से अंतिम स्थायी प्रत्याहरण साधारणतया एवं विशेष मामलों में किस सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है। कहता है कि जो आपका जीपीएफ फंड है उससे अंतिम स्थायी प्रत्याहरण, विड्रॉल, प्रत्याहरण का मतलब होता है विड्रॉल। देखिए, विड्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एडवांस। एक तो होता है कि अस्थाई, एक होता है स्थायी। अस्थाई टेम्परेरी जब हम लेते हैं अपने जीपीएफ से उधार, तो वो हमें चुकाना पड़ता है कुछ मासिक किस्तों में। वो सामान्यतः 24 माह की किस्तों में चुकाना पड़ेगा। अगर आपने 1,20,000 लिया है तो आप 24 से भाग करके आप 5,000 रुपये प्रति महीने आप चुकाएंगे।
हर माह, तो इसको बोलते हैं अस्थाई। और जब स्थायी लिया जाता है विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल करते हैं, तो उसे चुकाया नहीं जाता है, उतनी धनराशि आपकी जमा से घट जाएगी। तो लगभग कितना आपको स्थायी रूप से पैसा मिलना चाहिए, तो देखिए कहा गया है कि जितनी धनराशि आपकी जमा है मैं ब्याज सहित, उसका 50% मिलेगा या 6 माह के परिलब्धियों के बराबर, यानी वेतन के बराबर। अगर आपका 1 लाख रुपए वेतन महीने में है तो आप 6 लाख रुपए निकाल सकते हैं। और यदि आपका 5 लाख रुपए जमा है तो 2.5 लाख निकाल सकते हैं। तो 2.5 लाख और 6 लाख में से कौन से कम हुआ? 2.5 लाख। तो आपको 2.5 लाख दिया जाएगा। वही कह रहा है कि अगर जो जमा धनराशि है उसका 50% या 6 माह के वेतन के बराबर, जो नियम है, सामान्यतः लोग नियम ये समझ लेते हैं कि जितना जमा उसका 50% निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रूल क्या है? जो धनराशि जमा है उसका 50% या 6 महीने का वेतन जो भी कम होगा। ठीक है ना? तो आपको मैं उदाहरण दे दिया कि अगर 5 लाख जमा है तो 50% तो 2.5 लाख, और सैलरी आपकी 1 लाख रुपया महीने है तो 6 महीने में 6 लाख होती है। तो 6 लाख और 2.5 लाख में से क्या कम है? 2.5 लाख। तो आपको 2.5 लाख दे दिया जाएगा। लेकिन विशेष मामलों में जमा धनराशि का 3/4 यानी कि 75% तक स्वीकृत किया जा सकता है। मान लिया आपकी बहुत ज़रूरत है और ये लगता है कि नहीं, आपको 75% दे देना चाहिए, आपका अपना वो काम पूरा हो जाए जिसके लिए लिया जा रहा है। और जीपीएफ रूल्स में आपको ये निर्धारित कर रखा गया है कि किन किन कामों के लिए आप स्थायी रूप से पैसा ले सकते हैं, जीपीएफ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप अगर विशेष रूप से, जैसे कि मकान बनाने के लिए हो गया, बच्चों के विवाह के लिए हो गया, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए हो गया, तो स्वास्थ्य के लिए हो गया, बीमार हैं आप कोई गंभीर बीमारी से, उसके लिए, तो इन कामों के लिए आप स्थायी आहरण कर सकते हैं अधिकतम 3/4 तक। ये सक्षम प्राधिकारी पर डिपेंड करता है, यानी स्वीकृता प्राधिकारी जो आपका जीपीएफ से विड्रॉल स्वीकृत करने का अधिकारी है वो निर्णय लेगा। तो आपको जैसे मैं एक उदाहरण दिया कि 5 लाख आपका जमा है, तो 5 लाख जमा है तो 75% 3/4 आपको लेना चाहते हैं तो आप 3/4 उसका ले सकते हैं। ठीक है ना? तो अब आता है अगला क्वेश्चन है, सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ से हुए अधिक आहरण की वसूली क्या प्रक्रिया है? मान लीजिए आपने पैसा आपको निकालना था, आपने निकाल लिया और ये पता चला कि आपके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं था। जब महालेखाकार की पर्ची आई तो पता चला कि आपके खाते में 5 लाख रुपए जमा था और आपने निकाल लिया 6 लाख रुपया, क्योंकि आपके पासबुक में 8 लाख रुपए दिख रहे थे, तो 8 लाख का 75% आपने निकाल लिया। ठीक है ना? तो और जमा है 5 लाख रुपए, केवल निकल गए आपके 6 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए जो आपने अधिक निकाल लिया तो उसको आपको जमा करना पड़ेगा। पहले तो आपको एक नोटिस मिलेगी कि आपने अधिक धनराशि का आहरण कर लिया है, इसको आप जमा कर दें, तो आप जमा कर देंगे। जमा कैसे करेंगे? आप जो ब्याज मिलता है 7.1% वो ब्याज भी देंगे आप, और साथ साथ 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज देंगे। 7.1% के साथ साथ 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज देंगे। क्यों कहता है? अधिक आहरण के मामले में सर्वप्रथम अभिदाता या प्राप्तकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिक भुगतान की गई धनराशि को ब्याज से जमा कर दे। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो परिलब्धियों एवं अन्य पावनों से अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी। पावने मीन्स होता है प्राप्तियां, जो भी आपको मिलने वाली हैं, जो कि आप एक्रूड करने वाले हैं, उसमें से वसूली ब्याज सहित की जाएगी। ठीक है? और अधिक आहरित भुगतान की गई धनराशि की वसूली विभागीय प्राप्ति के लेखा शीर्षक के अंतर्गत सरकार के खाता में जमा किया जाएगा। प्राप्तियों का एक लेखा शीर्षक होता है, उसी लेखा शीर्षक में सरकार के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। अगर आप अधिक पैसा निकालते हैं तो फिर वसूली की जाने वाली ब्याज की धनराशि जो होगी उसमें 2.5% के दर से एक्स्ट्रा ब्याज भी लिया जाएगा। ये एक प्रकार की पेनाल्टी है। यदि अभिदाता सेवा में है तो वसूली समानता एकमुश्त की जाएगी कि आप इकट्ठा जमा करिए। यदि वसूली धनराशि मान लीजिए उसने खर्च कर लिया है, एकमुश्त नहीं जमा कर सकता है, तो उसकी किस्तें बना दी जाएंगी, कम से कम किस्तों में जमा करना होगा। और यदि अभिदाता सेवा में नहीं है, रिटायर हो चुका है,
तो एक मुफ्त वसूली की जाएगी, और अगर उसने वसूली देने से मना कर दिया तो फिर जैसे रेवेन्यू में वसूली होती है, भू राजस्व की वसूली होती है बकाये की, उस तरह से वसूली की जाएगी। तो एक प्रश्न आ चुका है कि जीपीएफ में अधिक आहरण की वसूली किस प्रकार से करते हैं, तो इसका उल्लेख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीपीएफ में अंशदान किए जाने की पात्रता क्या है? अभिदान की धनराशि को एक वर्ष में कितनी बार घटाया बढ़ाया जा सकता है? प्रत्येक मास किस सीमा तक अभिदान किया सकता है? तो अभिदान में कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। ये जो आप पैसा देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, अपना पैसा देते हैं, जमा करते हैं अपने खाते से, वो वेतन से, तो इसके लिए कौन कौन लोग पात्र हैं? तो ध्यान रहे, सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारी पात्र हैं। ऐसे समस्त स्थायी कर्मचारी जो कि 1 साल से अधिक सेवा करने की जिनको उम्मीद है, ये नहीं कि जिन्होंने 1 साल सेवा कर लिया हो, बल्कि ऐसे सरकारी स्थायी कर्मचारी जिनकी सेवाएं 1 वर्ष से अधिक तक जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें अप्रेंटिस और प्रोबेशनर दोनों शामिल हैं। अगर कोई अप्रेंटिस कर्मचारी है और प्रोबेशनर है, अभी स्थायी नहीं हुआ है, तो भी वो भी शामिल है, और जिस दिन सेवा में आता है, कार्यभार ग्रहण करता है, उसी दिन से वो कंट्रीब्यूशन जमा करने के लिए योग्य हो जाता है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी 1 अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आया है, तो वो एनपीएस से आच्छादित माना जाएगा और उससे इस प्रकार का अवधान नहीं लिया जाएगा, उसका जीपीएफ अकाउंट नहीं खोला जाएगा। ये बाद में संशोधन किया है, 1 अप्रैल 5 के बाद ये नियमावली में संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है। और संविदा पर अगर रीअपॉइंटमेंट अगर कोई किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, तो वह भी जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो जीपीएफ में केवल अस्थाई वो कर्मचारी ही कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि जिनका 1 साल से अधिक ये विश्वास हो कि वो काम पर रहेंगे, उनका पद, उनकी सेवाएं जारी रहेंगी, और वो 1 अप्रैल 2005 के बाद या 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद सेवा में ना आए हों, तो ऐसे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे उसमें अप्रेंटिस हो और चाहे उसमें प्रोबेशनर हो, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन था, 1 वर्ष में कितने बार घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? आप जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, साल में 1 बार आप घटा सकते हैं और 2 बार बढ़ा सकते हैं। इसका असर ये हुआ कि मान लीजिए आप हर माह 10,000 कटवा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जीपीएफ में, तो 2 बार आप चाहें उसी साल में 15,000 कर दें और फिर आप 20,000 कर दें हर 6 महीने में या 3 महीने में, लेकिन घटाएंगे केवल 1 बार। अगर आप 10,000 दे रहे हैं, आपको अगर घटाना है तो 1 बार आप घटा सकते हैं, चाहे तो 8,000 कर लें साल के अंदर, ठीक है। आपने 2 बार बढ़ाया, 10,000 से 15,000 किया, 15 से 20,000 किया, और लगता है 20,000 ज़्यादा हो गया, तो आप चाहें तो अगले महीने घटा लें। तो साल में 2 बार बढ़ा सकते हैं और 1 बार घटा सकते हैं। अभिदान की धनराशि प्रतिमास की प्रलब्धियों को कम से कम 10% तक आपको कंट्रीब्यूशन करना होता है। ये एनपीएस भी होता है, कर्मचारी के लिए न्यूनतम 10% देना आवश्यक होता है, जबकि आपका एम्प्लॉयर 14% देता है। तो यहाँ एम्प्लॉयर को देने का मतलब नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर उसके बदले में एक पेंशन देता है, इसलिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता। कर्मचारी 10% तक अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, चाहे तो अपनी पूरी सैलरी वो कंट्रीब्यूट कर दे। अपनी प्रलब्धियों का मतलब है कि जो पे मैट्रिक्स लेवल में जो वेतन मिल रहा है और प्लस डीए मिल रहा है, ये मिलाकर वो चाहे तो पूरा जीपीएफ में डाल दे। लेकिन अभी सरकार ने एक कड़ा नियंत्रण कर दिया है कि वो साल में जमा की गई धनराशि 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 5 लाख से ऊपर है तो उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आपने 5 लाख से ऊपर जमा कर दिया है तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा और वो धनराशि इनकम टैक्स में भी जोड़ ली जाएगी, ठीक है। तो अब सीमा बांध दिया गया है, अधिकतम 5 लाख ही जमा आप कर सकते हैं, और कर्मचारी 10% मिनिमम जमा कर सकता है, अपना सब्सक्रिप्शन अभिदान कर सकता है, और अधिकतम में अपनी प्रलब्धियों के बराबर कर सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जो मैंने 5 प्रश्न लिखाए थे, 1 2 3 4 प्रश्नों के जो उत्तर लिखाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये विगत वर्षों के प्रश्न हैं। अगले वीडियो में
फिर से बचे हुए प्रश्न जो कि विगत वर्षों में लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे जा चुके हैं, उन पर फिर अगला वीडियो बनाऊंगा, इसका भाग 2। और कोशिश करूंगा कि भाग 3 में एक प्रश्न भी छोटा से जीपीएफ का आपके लिए मैं प्रस्तुत करूं, जिससे कि आपका जीपीएफ का टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट्स लिखिए, अपने मित्रों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक ट्रांसफ़र कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए और पूरे मनोयोग से असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी के लिए लगे रहिए। अगर आप चूक गए, आपने ढिलाई बरती और मार्च मनाने लगे कि बहुत व्यस्त हैं और काम बहुत है, ट्रेजरी खुली हुई है, विभाग का बजट यूटिलाइज करना है, तो ये काम सबके पास है, ये काम मेरे पास भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और प्रतिदिन प्रस्तुत करता हूं। अगर मैं इतना मनोयोग से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मटेरियल को ध्यान रखता हूं, अध्ययन करता हूं, विगत वर्षों के प्रश्नों को ढूंढता हूं, उसके बाद फिर उसके प्रश्नों के उत्तर को सर्च करता हूं और कितने कम शब्दों में उसका उत्तर लिख सकूं, चूँकि और कितने आसान भाषा में उन शब्दों का उत्तर लिख सकूं, इस पर विचार करते समय बहुत चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, जो वित्तीय नियम है उनको इम्प्लीमेंट करना तो आसान है, लेकिन उनको कॉपी में लिखकर, ब्लैक बोर्ड में लिखकर, समान शब्दों में, सरल शब्दों में समझाकर कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये कठिन काम है। तो इसके लिए आप लोग के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, केवल इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि आप लोग किसी भी दशा में आराम से न बैठें, ये महसूस करके न बैठें कि भाई हमें तो सिलेबस पता नहीं है, हमें हमारे पास मटेरियल नहीं है और समझ में नहीं आ रहा पेपर कैसा आएगा, उसमें क्या आएगा, इससे पहले एग्ज़ाम दिया नहीं है और दिया है तो चयन नहीं हुआ है, चयन पता नहीं क्यों नहीं हुआ है। इस प्रकार के अगर प्रश्न आ रहे थे तो अब तो ये प्रश्न खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल सब कुछ अब स्पष्ट हो चुका है। लगभग 75-80% सिलेबस आपको मैं बता चुका हूँ, चाहे सामान्य अध्ययन हो, चाहे हिंदी हो और चाहे वित्तीय नियम हो। और कोशिश करूँगा कि मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और अप्रैल में जो आपकी समस्या होंगी केवल उसी पर ही डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।